नमस्कार दोस्तों। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का विज्ञान प्रश्न पत्र को देखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। आइए शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है। पहला प्रश्न है, जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2023 में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर पूछा गया है। ऐसे बनाएंगे चित्र। ये झिल्ली है, ये अंदर राइबोसोम बने हुए हैं, ये कोशिका द्रव्य है, ये स्केल है और ये कोशिका भित्ति है। आइए आगे देखते हैं। ओजोन परत अपक्षय से आप क्या समझते हैं? इसके कारणों का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, ओजोन का निर्माण आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से होता है। आधुनिक जीवन शैली में उपयोगी कुछ रसायन जैसे फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन से अभिक्रिया कर आणविक O2 तथा परमाणविक ऑक्सीजन में विखंडित कर ओजोन स्तर का अपक्षय डिप्रेसिएशन कहते हैं। इसे ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन परत पर हो रहे क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, मटर कुल के पौधों की जड़ का नामांकन चित्र बनाइए। यहाँ पर ऐसे जड़ का चित्र बनाएंगे और उसमें ऐसे जड़ें जाएंगी, ऐसे। और इसमें जड़ों में कुछ नोड्यूल्स होंगी। ऐसे जड़ों में मटर के कुल में पाई जाती हैं। इन नोड्यूल्स में नाइट्रोजनीकृत जीव पाए जाते हैं, ऐसे। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय तथा मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित समझाइए। आइए इसको देखते हैं। इसका उत्तर, अपने आसपास के वातावरण से किसी जीव द्वारा स्वयं को ढाल लेना अथवा सामंजस्य स्थापित कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। तमाम जीवधारियों में इसके लिए प्राकृतिक रूप से स्थायी शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे जलीय जीव मछलियों में सांस लेने के लिए गिल्स, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट में लंबे समय तक बिना पानी के रहने के लिए अनुकूलित होना। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में जीवधारियों को सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वृद्धि हेतु रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बनिक रसायन का अब क्या अभिप्राय है? कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन या कैटिनेशन की विशेषता को उदाहरण सहित समझाइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों की विशेष की खोज एवं शोध करने पर यह ज्ञात हुआ कि अनेक यौगिक वनस्पतियों तथा जंतुओं दोनों ही समान रूप से पाए जाते हैं। अतः जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थों का पृथक रखना निरर्थक सिद्ध हुआ। परंतु इस समय भी यह
आवश्यक समझा गया कि खनिज पदार्थ और जीवित पदार्थ से प्राप्त यौगिकों का अध्ययन पृथक पृथक किया जाए। उस समय विश्वास किया गया कि जंतु पदार्थ तथा वनस्पति पदार्थ प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। इन सभी पदार्थों का कार्बनिक कहा गया और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अतः कार्बनिक रसायन के निरंतर अध्ययन से ही हुआ कि सभी कार्बनिक यौगिकों में तत्व कार्बन का होना आवश्यक है। अतः रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन की यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन के नियम बताइए। ये 2019 और 2023 में पूछा गया है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू यानी नियतांक है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। अगला है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग, पहला है अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। दूसरा है गाड़ी के हेडलाइट में। तीसरा है आँख कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग करना। उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। पहला है सोडियम परावर्तक लैंपों में। दूसरा है गाड़ी के साइड में लगे शीशा उत्तल दर्पण होता है जिससे पीछे आने वाली गाड़ी या व्यक्ति अन्य कोई दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है समझाइए, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए। ये 2022 में पूछा गया है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश समस्त दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के विकिरण के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं। निम्न घटनाएं होती हैं। पहला है तारों का टिमटिमाना, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ना। अगला है पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगला है मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्या शर्तें हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण बताइए। इसका उत्तर है पहले शर्तें। शर्त में है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। दूसरा है आपतन कोण का आंतरिक कोण से बड़ा हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। उदाहरण है हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में आया दरार का चमकना। अगला प्रश्न है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं समझाइए। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद
प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में बंटना ही वर्ण विक्षेपण है। सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा का मात्रक बताइए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यह वह ऊर्जा है जो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊष्मा का मात्रक जूल है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है, 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है इसका, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। अगला प्रश्न है, ताप किसे कहते हैं? ताप मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे ताप कहा जाता है। ताप मापन तापमापी नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ताप मापने के पैमाने क्या क्या हैं? इनका आपस में क्या संबंध है, बताइए। इसका उत्तर है सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमर पैमाना तथा केल्विन पैमाना। इनमें संबंध निम्न होता है। C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर F-0/80 बराबर K-273/100। ये सभी आपस में वैल्यू बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? इसका उत्तर है किसी भी वस्तु का ताप -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं। 0 केल्विन बराबर 273 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 273 केल्विन। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? मात्रक बताइए। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का संचरण क्या है? इसकी कितनी विधियां हैं? ये 2019 से पूछा गया है। इसका उत्तर है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। इसकी 3 विधियां हैं। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। आइए पहला देखते हैं चालन। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परावर्तन किए बिना पहुंचती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। अगला है विकिरण। पहला संवहन, दूसरा। इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से
कई धाराएं बहती हैं जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संवहन संचरण द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। अगला है विकिरण। इस विधि में ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? उत्तर है इसका, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, दाब क्या है? इसका सूत्र तथा मात्रक बताइए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहा जाता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगर इसको हम प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करें तो दाब को P से, बल को F से और क्षेत्रफल को A से, तो P बराबर होगा F बटे A। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आरोपित बल के परिणाम में वृद्धि के एवं क्षेत्रफल में कमी होने पर दाब में वृद्धि एवं बल के परिणाम में कमी एवं क्षेत्रफल बढ़ने से दाब में कमी होती है। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।